हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। तो हम देख रहे थे सीआरपीसी। तो हमने सेक्शन 2 डेफिनेशन खत्म कर लिया था और इसकी सीआरपीसी की पृष्ठभूमि भी हमने कवर की थी। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे वन लाइनर, ताकि आपको ये अच्छे से कंठस्थ हो जाए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीआरपीसी कब एनफोर्स हुई थी? तो हुई थी 1 अप्रैल 1974 से। ठीक है। और सीआरपीसी का विस्तार क्षेत्र क्या है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होंगे। जितने भी भारत में एक्ट हैं वो सब अब जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई होंगे, क्योंकि वो भारत का ही भाग बन गया है। ठीक है, 2019 से। और सीआरपीसी 1973 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया था? तो 25 जनवरी 1974 को। ठीक है, यानी कि इनेक्टमेंट डेट है इसकी 25 जनवरी 1974, 1974। सीआरपीसी 1973 का अधिनियम संख्या क्या है? तो इसका जो एक्ट नंबर है वो है 2। ठीक है। तो एक्ट नंबर क्या होता है कि जो गवर्नर है उस टाइम के, जब कोई एक्ट बन रहा है, ठीक है, तो जब उस पर गवर्नर पहली बार अपने साइन करते हैं, तो जो पहले नंबर का एक्ट होता है उस पर उसका एक्ट नंबर 1 होता है। उसके बाद जो भी एक्ट होगा वो एक्ट नंबर 2 होगा। तो जिस भी नंबर का एक्ट होगा उनके गवर्नर बनने के बाद उसी से ये उनका एक्ट नंबर बनाया जाता है। ठीक है। और सीआरपीसी में कितनी धाराएं हैं? तो 484 सीआरपीसी में धाराएं हैं। और सीआरपीसी की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करती है। ठीक है। और सीआरपीसी के अंतर्गत जांच की जाती है किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा। और निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो जांच न्यायिक प्रक्रिया कौन सी है? तो न्यायिक प्रक्रिया है जांच और विचार। अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली सब कार्रवाइयाँ होती हैं किस लिए? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी साक्ष्य एकत्र करने के लिए। कौन सा बात त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है? तो वो है जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य। ठीक। 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध किससे है? तो ये वारंट मामले से है। ठीक है, जो 2 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय मामले हैं वो वारंट मामले से संबंधित। और वारंट मामले सीआरपीसी का संशोधन अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी? तो ये मिली थी 23 जून 2005 से। ठीक है। और 14 अभिभाग का अध्याय सीआरपीसी में किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? तो ये दंडिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 संख्या 2 द्वारा जोड़ा गया। ठीक। और सॉरी, नेक्स्ट आते हैं निम्न में से क्या अभिप्रेत है? तो अजमानती अपराध, जमानती अपराध, स्वर्ण मामला, वारंट मामला। तो इसका देखने के लिए हमें परिभाषा खंड देखना पड़ेगा कि अजमानती 2A में है। ठीक है। और जमानती और अजमानती 2A में है। संज्ञेय अपराध 2C में है। ठीक है। समन मामला 2W में है। 2X में वारंट मामला है। और लोक अभियोजक 2U में है। ठीक है। और नागालैंड राज्य को एवं जनजाति क्षेत्रों को इस संहिता के कौन से उपबंध लागू होंगे? तो इस संहिता के 8, 10 एवं 11, किंतु संबद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को उन क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। और किस धारा में जमानती अपराध को? तो 2A में परिभाषित किया गया। जमानती अपराध है क्या? यह एक ऐसा अपराध है जो प्रथम अनुसूची में किसी जमानती के रूप में दिखाया गया है, तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है। जमानती और अजमानती अपराधों में क्या अंतर है? तो ये 3 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध एवं जमानती एवं उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध अजमानती कहलाते हैं। ठीक। असंज्ञेय अपराध एवं संज्ञेय मामला दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में परिभाषित है? 2 में। ठीक है। और असंज्ञेय अपराध एवं संज्ञेय मामले से क्या विपरीत है? 2 के अनुसार असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है, तथा असंज्ञेय मामले से ऐसा मामला विपरीत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है। कंप्लेंट यानी परिवाद क्या है? तो कंप्लेंट सीआरपीसी की किस धारा में परिभाषित है? 2D में परिभाषित है। और कंप्लेंट यानी परिवाद क्या है? तो परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया वह कदम अभिप्रेत है जिस कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात हो अपराध किया है। ठीक।
और क्या पुलिस रिपोर्ट परिवाद समझा जाता है? तो सामान्यतः तो नहीं, लेकिन जो 2D का एक्सप्लेनेशन है वो कहता है कि यदि जब वह अन्वेषण कर रहा है और अन्वेषण के बाद उनसे पता चलता है कि मामला असंज्ञेय है, तो उस टाइम पर जो वो रिपोर्ट देगा वो परिवाद मानी जाएगी और पुलिस अधिकारी परिवादी माना जाएगा। ठीक, जांच से अन्वेषण की भिन्नता स्पष्ट कीजिए। तो संहिता की धारा 2(6) से स्पष्ट है कि जांच मजिस्ट्रेट द्वारा किसी प्रश्न के निर्धारण हेतु होती है, जबकि अन्वेषण के अंतर्गत धारा 2(j) के अनुसार वे सब कार्रवाइयाँ हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए। सीआरपीसी के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है, लिया जा सकता है। और पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित कीजिए। तो ये संहिता की धारा 2 के प्रकाश में धारा 173 सबक्लोज 2 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञान करने हेतु सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट कहलाती है। इसमें अन्वेषण का निष्कर्ष सम्मिलित होता है और समन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में परिभाषित किया गया 2P में। ठीक है, समन मामला किसे कहा जाता है? तो 2 वर्ष तक के कारावास की अवधि से दंडनीय मामला समन मामला कहलाता है और वारंट को दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में परिभाषित किया गया? 2A में। ठीक है, और संहिता दंड प्रक्रिया संहिता की संशोधन अधिनियम 2010 की स्थिति से प्रवृत्त है, तो ये 2 नवंबर 2010 से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रश्नखंड। और अब जो नेक्स्ट हम करेंगे दंड न्यायालय एवं कार्यालयों का गठन अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।